12 जनवरी, जी हाँ, 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी आती है और इस दिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। निश्चित तौर पर युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में युवा कहीं न कहीं संशय में हैं। किस तरह की उनके मन में कहीं-कहीं ऐसी भावना है। हम उन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत चौबे सर से और जानेंगे कि युवाओं को लेकर किस तरह की अभी वर्तमान में स्थिति है। सर, यदि हम बात करें अभी वर्तमान परिदृश्य में, हम देश की बात करें, लगातार आप युवाओं को आपके माध्यम से अभिप्रेरणा के माध्यम से उनको कहीं न कहीं मोटिवेट करते हैं सर। तो क्या लगता है सर आपको, यदि हम इस देश के युवाओं की बात करें, तो वर्तमान में युवा किस ओर जा रहे हैं सर? निश्चित देखिए एक अभी जहां अगर हम बात करें देश के युवाओं की तो निश्चित तौर पर भारत का युवा इस समय विश्व में बहुत प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा डिमांड में हमारे युवा हैं। आप जैसा देख रहे होंगे पिछले कई समय में पिछले दिनों में आपने देखा कि वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 10 कंपनियां उनमें से 7 के जो हेड हैं वो भारतीय उसको हेड कर रहे हैं। और भारतीय युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनकी दृढ़ता को लेके पूरा विश्व आज भारत के युवाओं की तरफ देख रहा है। और अगर भारत का युवा मेहनत करता है, अपने स्किल में डेवलप करता है, तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड लेवल पर उसकी बड़ी कद्र है। और ये बहुत अच्छा साइन है भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए। सर, बात करें युवाओं के करियर की, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि तमाम बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर भारतीय युवा है और उसका उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। ऐसे में सर युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार युवा यदि आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं न कहीं करियर पॉइंट को लेके काफ़ी उसके मन में सवाल होते हैं कि वो किस तरह के करियर को चूज़ करे, कैसे वो आगे अपने भविष्य को लेकर सँवारें। तो उसको लेके सर कभी न कहीं असमंजस में रहता है युवा। उसको लेके सर किस तरह के आपके द्वारा उन्हें एक प्रेरणा दी जानी चाहिए कि कहीं न कहीं करियर को लेकर वो किस तरह से वो अपने आप को तैयार रखें कि हमें क्या करना है? बिल्कुल देखिए ऐसा है कि जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है इस संसार में, उसका एक ब्रेन का माइंडसेट जो है डेवलप होता है, तैयार होता है। और वो उसका ब्रेन एनालिटिक है, साइंटिफिक है, क्लासिक है। उसका ब्रेन जो है सोशल चीज़ों को समझता है, या वो किन अन्य डेवलपमेंट्स को, इनोवेशन को समझता है। अलग अलग प्रकार की ब्रेन क्वालिटीज़ होती हैं, और ये डिफ़ाइन क्वालिटीज़ होती हैं। और ये डिफ़ाइन क्वालिटीज़ समझ में आती हैं अगर आप किसी बच्चे को वॉच करेंगे, किसी टीनेजर को वॉच करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी किस तरफ की दिशा में उसकी चीज़ें जा रही हैं। वो स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, या वो सोशल सोशल जो थिंग्स उनकी तरफ आगे बढ़ सकता है, उसका उसकी क्या रुचियाँ हैं। निश्चित ही आज का जो दौर है वो स्किल का दौर है। और स्किल में पहले, जैसा कि पहले कहा जाता था कि मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ वन, ऐसा चलता था। बाद में आज का दौर जैसे मैं कहूँ तो ये है कि आपको मास्टर ऑफ वन तो बनना ही है, और जैक ऑफ ऑल भी बनना है। और आपको सारी चीज़ों को जानते समझते हुए अपने ट्रेड में, अपनी स्किल में डीप जाना है। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, वो कोई छोटा सा ट्रेड या ज्ञान का विषय हो सकता है जिसमें आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं। आपका स्किल में आपकी मास्टरी ऐसी होना चाहिए जो आपको देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, वर्ल्ड के लेवल पर आपको यूनिक बनाए। अगर युवा को, बच्चे को, स्टूडेंट को हमने टीन एज में ही ये परख लिया, उसके माता पिता ने, टीचर्स ने, हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी, स्कूल की, कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही से परखें। और नॉन कमर्शियल है एक्चुअली, कमर्शियल काउंसलिंग काफ़ी चल रही है। कमर्शियल काउंसलिंग में उसका वो फ़ी के आधार पे 1 दिन 2 दिन एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। वो तरीका ठीक है, कहीं कहीं उसके रिजल्ट अच्छे होते होंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें एक ओवरऑल बच्चे को समझना होगा। बच्चे को घर से समझा जाए, स्कूल से समझा जाए, स्कूल में जहाँ 2-3 साल से वो पढ़ रहा है, जहाँ जो टीचर उसको वॉच कर रहे हैं वो समझें, कॉलेज के प्रोफेसर समझें, और समझ के उसको दिशा दें कि उसकी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट वास्तव में इस चीज़ के लिए हुआ है। और जब वो जिस चीज़ के लिए वो बना है वो चीज़ अगर पकड़ लेगा तो उस दिशा में उसको जाने में मज़ा भी आएगा। उसका सारा जो प्रयत्न है, सारी जो पढ़ाई है, सारी जो ट्रेनिंग है, वो उसके लिए एक स्वर्णिम टाइम बन जाएगी, गोल्डन टाइम बन जाएगा। वो उस टाइम को एंजॉय करेगा, सीखेगा अच्छे से, डेप्थ में जाएगा, और निश्चित तौर पर डेप्थ में जाने के बाद स्किल में अपने आप को डेवलप करेगा।
तो करियर के दिशा में भी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थोड़ा-सा एक लैक हमारे यहाँ हमें देखने में मिल रहा है कि लोग बचपन से ही बता दिया जाता है कि इसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको जो है यूपीएससी की तैयारी करानी है, तय कर दिया जाता है और उसके बाद बच्चे को देखे बिना हम सब तय कर लेते हैं और उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स हैं वो भी पेरेंट्स से बात करते हैं और फिर पेरेंट की बात को ही जस्टिफाइड कर देते हैं, तो वो स्थिति थोड़ी-सी कहीं न कहीं किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बुरी होती है। आपने देखा होगा जो भी हम देखते हैं जो बड़े नाम हैं जिनको हम कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी हैं या बड़े जो भी जिनको हम सितारे मानते हैं अपनी दुनिया का, चाहे वो बड़े कंपनी के सीईओज हों, चाहे बड़े पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो धार्मिक बड़े लोग हों, जो भी लोग बड़े हैं उनको हम जानते हैं, उनको हम रोल मॉडल्स मानते हैं, उन सबको देखें आप, तो आप उनको जीवन में एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि उनको सही समय पर उन्होंने परख लिया कि वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं और दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब वो आगे बढ़ना शुरू किए, जैसे आप देखें राइटर्स की अगर बात करें तो हमारे 2-3 राइटर्स हैं जो इंडिया के बड़े नाम जिनको हम मानते हैं, बड़े कवि मानते हैं, बड़े राइटर चेतन भगत हैं, कुमार विश्वास, जो भी नाम आप देखते हैं, ये सब भी कहीं न कहीं इन्होंने एक समय पे तय किया, इंजीनियरिंग पढ़ी लेकिन एक समय पे तय कर लिया कि नहीं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ, मैं राइटिंग के लिए बना हूँ और राइटिंग को उन्होंने चुना और डेवलप किया अपने आप को, तो आज किसी मुकाम पर तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बच्चे को उसकी दिशा चयन करने में मदद करें। सबसे पहले उसको सहयोगी बने, उसके मित्रवत व्यवहार करके, एक मित्रवत रैपो डेवलप करके ये दिखाएं, उसको बताएं कि वो क्या बनना चाहता है, किस चीज़ के लिए उसका डेवलपमेंट है। उसके बाद उस दिशा में उसको अग्रसर करने के लिए प्रयास करें। अपना विचार अगर हम थोपने का प्रयास करेंगे तो उसका पूरा सफ़र परेशानी का होगा, पूरी सफ़र। जैसे ही गांधी जी ने कहा था कि प्रयासों में जो मज़ा है वो सफलता में नहीं है। तो अब प्रयास जब मज़ा बन जाता है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, सफलता आसान हो जाती है, सारा काम आसान हो जाता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर सर मतलब यदि बच्चों की शुरुआत से ही यदि उसकी प्रतिभा पहचान लें माता पिता या उनके टीचर्स तो निश्चित तौर पर एक सही दिशा उसे मिलेगी और कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को चाहेगा जो वो करना चाहता है चाहे फिर वो किसी भी तरह की फील्ड में हो सर। बिल्कुल, ये इस पे हमें काम करना होगा। एक अभी वर्तमान में हम देखें देश में स्टार्टअप काफ़ी चल रहा है और देश का युवा स्टार्टअप की ओर अग्रसर है, लगातार नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं और उसको लेकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। उसको लेकर सर आप भी लगातार आपके भी रहता है उस पर आप रिसर्च भी करते हो, लगातार युवाओं को बताते भी हैं। तो सर स्टार्टअप को लेकर सर किस तरह युवा आगे बढ़ें, क्योंकि वर्तमान में अभी लगातार जो बच्चे हैं या युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब वो जॉब की ओर ना जाते हुए खुद का पर्सनल बिजनेस चाहते हैं, उसको लेकर स्टार्टअप की ओर बढ़ते हैं, उसको लेकर से क्या? देखिए ये जो स्टार्टअप्स हैं, पहले हम जब समाज की शुरुआत होती है, आप मूल में जाइए, मानव के मूल में जाइए, तो पहले समाज में 4 प्रकार के काम दिखाई देते हैं लोगों को और 4 हिसाब से उस प्रकार से 4 वर्ण बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे जैसे-जैसे डेवलपमेंट मानव का होता है, तो काम बढ़ते जाते हैं। 4 से 40 हुए, 40 से 400 हुए, 40 से 400 से 4000 हो गए, 4000 से 4 लाख हो गए। काम की दिशाएँ बढ़ती हैं और स्पेशलाइज़ेशन बढ़ता है। बहुत सारी जो है उसकी शाखाएँ निकलती हैं और शाखाओं में स्पेशलाइज़ेशन बढ़ता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यही आज का दौर है। देखें जब मानवता इस डेवलपमेंट इस में आ गई है, तो हर चीज़ की, हर काम की जो है दिशाएँ बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हुई हैं और शाखाएँ जो हैं वो विभाजित होकर शाखाओं ने अपना-अपना रूप पकड़ लिया है और उसमें स्किल की डिमांड की जा रही है। स्टार्टअप्स जो है इसको मैं देखता हूँ कि ये किसी भी काम को नए तरीके से, नए कलेवर में और नई ऊर्जा के साथ करने की दिशाएँ हैं, नए तरीके हैं, जिनसे लोग सफलता पाते हैं। जैसे आप अपने इंदौर की ही बात करें, चाय सुट्टा बार एक स्टार्टअप है। मैं उन युवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया। एक स्टार्टअप है उनका और आज आप देखें कि उसकी फ्रेंचाइज़ के लिए पूरे इंडिया में डिमांड बनी हुई है। लोग बाग अप्रोच कर रहे हैं। इंडिया के हर सिटी में उनकी कई सारी फ्रेंचाइजीज़ ओपन हो रही हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडेड उनका स्टार्टअप हो चुका है। तो सोच और उस सोच के में कुछ नयापन हो, नयापन जो है पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा हो और वो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ जो है, वो उसको आप एक आकार देके शुरू कर दें। आप में आत्मविश्वास हो कि आप शुरू कर सकें। शुरुआत में बहुत सारे नेगेटिव ख़्याल आएँगे, आपके ही लोग आपको प्रतिरोध बनेंगे, मना करेंगे। जब बिजली चलती है तो रास्ते में जितने भी तार होता है प्रतिरोध करता है, लेकिन जब वो चल देती है तो रोशनी हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी हम कोई नई चीज़ करेंगे तो लोग रुकावट करेंगे, आपके ही लोग आपके नेगेटिव ख़यालात लाएँगे। लेकिन उन ख़यालात में परेशान नहीं होकर अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखना, अपनी सोच को, अपने जो आपने पिक्चराइज़ किया है चीज़ को, उसको अगर आप दृढ़ता से सोच के एनालिसिस करके बनाते हैं, तो निश्चित मान के चलिए सफल होंगे। स्टार्टअप
का दौर है। स्टार्टअप एक इनोवेशन है, एक नया आइडिया है। स्टार्टअप एक नई आवरण है। स्टार्टअप एक नई उमंग है काम करने की। स्टार्टअप एक नई प्रस्तुतिकरण है लोगों का। निश्चित ही आज के युवा में बहुत सारी नई नई भावनाएं, नए नए सोच उनके मन में होते हैं। तो इसको तो हमें स्वागत करना चाहिए, और जो भी हमारे आसपास अगर कोई युवा ऐसा कोई सोच लेके आता है तो उसको हम सबको मिलकर चाहिए कि हम उसके पेरेंट्स को भी चाहिए, हम सभी को चाहिए कि हम उसको प्रयास करें कि वो अपने स्टार्टअप को सफल हो, और हमारे स्टार्टअप्स जो है वर्ल्ड लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट करें। ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। सर पिछले 2 सालों की हम बात करें सर, कोविड ने काफ़ी पूरे देश दुनिया को प्रभावित किया है। और भारत देश की हम बात करें तो लगातार इस कोविड के कारण लगातार लॉकडाउन लगे, तमाम स्थिति हुई। इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को भी काफ़ी प्रभावित किया है, कहीं ना कहीं उनकी सोच को। क्योंकि यदि हम बात करें टीनेजर्स की, हम बात करें स्कूल लेवल के बच्चों की बात करें, तो उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं ऑनलाइन चली है, ऑफलाइन नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कॉलेज की भी हम बात करें तो उसमें भी बच्चे नहीं उनकी भी ऑनलाइन चली, और कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं मानसिक पटल पर से युवाओं के, बच्चों के काफ़ी गहरा असर पड़ा है इस लॉकडाउन के कारण। ऐसे में इन चीज़ों से भी क्योंकि तमाम ऐसे सामने भी मामला आए कि बच्चों में कहीं ना कहीं अवसाद हो गया, पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई, या वो जो करना चाहते थे कॉलेज के में आगे बढ़ना चाहे, उसमें कहीं ना कहीं डिमोशन हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ नकारात्मक भावना पैदा हो गई। ऐसे में सर उन बच्चों को में की सोच सकारात्मकता की ओर जाए, ऐसे में उन्हें क्या प्रयास करने चाहिए सर? ये कोई भी चीज़ जब आती है तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव लाती है। कोविड के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। उनमें ऑनलाइन एजुकेशन भी नकारात्मक प्रभाव लाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए छोटे बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि उनका सोशल डेवलपमेंट, एक्चुअली स्कूल एक सोशल ग्रुप होता है, जिसमें जैसे हमारा समाज होता है, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम, किसी का कुछ स्टेटस है, किसी का कुछ स्टेटस है। वैसे ही स्कूल का जो क्लाइमेट होता है वो बच्चों का एक पूरा एक सोशलाइजेशन होता है, पूरा एक उनका संसार होता है। उसमें हर बच्चे का अपना स्थिति होती है, स्टेटस होता है, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर करता है, बिहेवियर का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन सीखता है। सबसे ज़्यादा असर, जैसा मेरा मानना है, छोटे बच्चों पे असर हुआ है इसका। कोविड में जो एजुकेशन हुई, सबका असर, सबका नेगेटिव असर हुआ है, लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन अब पेंडेमिक है तो ऑब्वियसली उसकी समस्या, पेंडेमिक जब 100 साल में एक बार आता है तो बहुत सारी समस्याएं लेके आता है। बहुत सारे लोगों के परिवार उधर जाते हैं, अपने उधर जाते हैं, काम करने वाले लोग सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में नेगेटिव जो इफेक्ट है उनको डील करने का जो तरीका है, तो टीनेजर्स को, स्टूडेंट्स को, यंग्स जो जिनने पढ़ाई जिनकी ऑनलाइन हुई है, उनसे उनके मन में एक एकाकीपन की भावना आई है। एक जो उनका एक दिन में डे प्लान है, हर व्यक्ति का एक डे प्लान होता है, और खासकर जो डेली स्कूल जाने वाला युवा है, जो बच्चे हैं, उनका डे प्लान एक ऐसा होता है कि उनको एक बार स्कूल घर से बाहर जाके वो घूम के आते हैं, काम करके आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, फ्रेश लगता है, फिर एक एनर्जी के साथ अपना काम शुरू करते हैं। अभी ये हुआ कि डे प्लान चेंज हो गया, दिन भर घर में रहना है, ऑनलाइन रहना है, स्क्रीन पर रहना है, इंटरनेट के साथ रहना है। तो कहीं न कहीं अवसाद की भावना, कुछ कुछ लोगों में जो है खीज की भावनाएँ, घर में बच्चों में आपस में झगड़े बहुत सारे बढ़ गए। शॉर्ट टेम्परनेस हो गई कि पिताजी ने कुछ बोला, बच्चा रिएक्ट कर रहा है, जवाब दे रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा उसको तो रिएक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत सारी देखने में आई हैं। ये निश्चित ही एक साइकोलॉजिकल डेविएशन की निशानियाँ हैं। ऐसे में बहुत प्रिकॉशियस होकर हमें काम करना चाहिए। जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, बहुत प्रिकॉशियस होकर बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी इन चीज़ों को मीट आउट करने की ज़रूरत है। उनको बहुत ही कूल लिया, अगर वो गुस्से में रिएक्ट कर रहा है और आप भी गुस्से में रिएक्ट कर जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसे में बहुत साइकोलॉजिकली एक बैलेंस हमें बिहेवियर उनको देना चाहिए, और उनको उस चीज़ से, क्योंकि वो पीड़ित है एक्चुअली। अगर हमारे समय में जब हम स्कूलिंग कर रहे थे और ऐसी स्कूलिंग हुई होती तो हम भी कहीं ना कहीं पीड़ित होते। हम लोग ये सोचेंगे वो पीड़ित हैं, और उन्होंने पेंडेमिक के दौर में स्कूलिंग करी है, पेंडेमिक के दौर में उन्होंने अपना कॉलेज किया है। तो ऐसे में उनको हमें बहुत कूलली उनसे बात करना चाहिए, उनकी जो समस्या है उनको समझना चाहिए, उनको ढाढ़स बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बहुत जल्दी इससे बाहर आएंगे, अच्छा करेंगे, और आप इसको पढ़ें, ऐसे पढ़ने से ही मज़ा आएगा। और उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उनसे कम्युनिकेशन करके उनको निकालना चाहिए। अगर नॉन कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बच्चों से हो नहीं पा रहा है, वो कॉलेज जा नहीं रहे, स्कूल जा नहीं रहे, तो वो जो कम्युनिकेशन का गैप है वो उनको, उनकी बड़ी बहन, उनकी छोटी बहन, उनके जो घर के माता पिता, दादा दादी, जो भी जो इनसे वो बात करना पसंद करते हैं, इनको अपने मन की बातें बताना पसंद करते हैं, उनको उनके लिए टाइम निकालना होगा। टाइम निकाल के बात करें, उनका मन का फ्रस्ट्रेशन को बातों के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से डाउन करेंगे तो ठीक रिजल्ट सामने आएंगे। सर अभी देखने में आ रहा है, हम हमारे शहर की बात करें तो बड़ी संख्या में अब युवा नशे की ओर भी अग्रसर हो गए हैं। तमाम चीज़ें हमें देखने में आ रही कि युवा, और नशे भी तरह तरह के होते हैं। पहले शराब की
बात की जाती है, लेकिन अब ड्रग्स भी हावी हो गया है। चाहे वो तमाम अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं, वो भी अब युवाओं को तक इतने प्रभावित कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं इससे अब उभर पाना युवाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे कैसे उभरे युवा, कैसे इस चीज़ों से बचे सर, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि नशा भी कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। बिल्कुल, नशा की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो समाज के लिए काफ़ी डेंजर है, बहुत ही घातक एक समस्या नशे की है जो हमें देखने में आ रही है और लगातार युवाओं में एक आकर्षण भी देखने में आ रहा है, ख़ासकर पढ़े लिखे युवाओं में भी इन कल्चर को देखने में आ रहा है जो पब कल्चर या जिसको लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे में हम सबकी भूमिका है, पुलिस जो है अपने हिसाब से अपने स्तर पर जो सप्लाई साइड है उसको कम करने का काम करती है, लगातार केसेस बनते हैं, लगातार लोगों को पकड़ा जेल भेजा जाता है, उन पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं। साथ में जो डिमांड साइड है इसकी जो नशे की डिमांड है वो समाज से उठती है, वो कहीं न कहीं किसी गली मोहल्ले से, किसी होटल से, किसी पब से, किसी स्टूडेंट के ग्रुप से उठ के आती है। उसको हमें फ़ोकस करना होगा और ये बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, तो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इंडिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी आया था कि नार्को टेररिज्म के माध्यम से लोगों ने हमारे जो दुश्मन देश हैं उन्होंने प्लान किया था कि इंडिया के बच्चों को नशे में डाल दें, तो जिसको नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया था और ये बड़े प्लानिंग के साथ जो है गोल्डन ट्रायंगल से नशा की आयात हो रहा था और इंडिया में आके हालांकि उनको एजेंसियों ने, हमारी जो इंडियन एजेंसीज ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब वो स्थिति तो नहीं है कि कोई ऐसे इंटेंशनली नशे को अपने आप बेच सके, लेकिन फिर भी नशे की प्रवृत्तियाँ, नशे का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और ऐसे में एक बहुआयामी प्रयास करने होंगे। पुलिस तो अपने स्तर पे करे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी करें और पेरेंट्स भी करें, ओवरऑल एक माहौल बने नशे के खिलाफ और उसको जो है, क्योंकि अब जो क्षणवादिता आ रही है जीवन में, एक क्षण का महत्व पहले हमारी जो हमारा कल्चर, एक्चुअली कल्चर में भी हम देखें तो संक्रमण का दौर है। इंडियन जो यहाँ भी जो जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की जो जोग्राफिकल स्थितियाँ हैं, मौसम है, जलवायु है, उसके हिसाब से उनका माइंडसेट लोगों का जो है उसके हिसाब से रीतियाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें तय की जाती हैं। हमारे यहाँ की जो परंपराएं, नीतियाँ रीतियाँ थी वो ये हैं कि बच्चा पहले बड़ा होगा, अपनी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद वो एक चार आश्रम का नाम आपने सुना होगा कि ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास्त होगा। तो उसका सेटअप यही था कि आदमी 25 साल तक पढ़ाई करेगा जिसमें वो ब्रह्मचर्य के रूप में एक कठिन साधना के रूप में अपने आप को डेवलप करेगा, फिर वो गृहस्थ में आके अपना जीविकोपार्जन करेगा, शादी करेगा, उसका घर बनेगा, बच्चे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, देन उसके बाद के आश्रम जो है, तो वो सेटअप वही था। लेकिन जो इंटरनेट का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसने उसमें संक्रमण किया। संक्रमण होने से क्या हुआ कि वहाँ की संस्कृति यहाँ अट्रैक्ट हुई, यहाँ की वहाँ ऑब्वियसली संक्रमण होता है, दोनों तरफ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नई आती है तो जो ऊर्जावान वर्ग है वही उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो युवाओं के लिए ज़्यादा बुजुर्ग लोग जो समझदार हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो उसको उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए बहुत अट्रैक्शन उसका हो जाता है। तो संक्रमण युवाओं में ज़्यादा देखने को मिला और युवाओं में संकट देखने से ये हुआ कि हमारा जो पैटर्न था, हमारी जलवायु, हमारा जो ग्रोइंग है इंडिया की, वो डेवलपमेंट ये है कि भाई आदमी शांति से जिएगा, उसका बढ़िया से जीवन में डेवलपमेंट होगा, आके आके अपनी पूरी जीवन जिएगा। क्षणवादिता नहीं थी हमारे यहाँ ये था कि हम अपना सेट करेंगे और सेट करने के बाद पूरा जीवन होगा, उसके बाद सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके जीवन में आएंगी, आप सारे सुख भोगेंगे, सारी चीज़ें संघर्ष भी होगा, सुख भी होगा और आप लेटर ऑन अपने अल्टीमेट कंडीशन पे जाएंगे। लेकिन अब जो स्थिति आई उसमें ये हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ तो लोगों में क्षणवादिता आ गई, युवाओं में क्षणवादिता आ गई। वो सोचते हैं कि भाई आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज का क्षण इंपॉर्टेंट है, पार्टी चल रही है तो ये पार्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना हम मजा कर सकते हैं, कितना हमें जो है आनंद आ सकता है, नशा करके आनंद मिल रहा है तो वो भी ले लो। इस टाइप की जो प्रवृत्तियाँ आ रही हैं ये कहीं ना कहीं दुखदाई भी हैं और यही नशे के मूल में है। तो ऐसे में करना ये पड़ेगा कि हम सबको कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना, उनको अपने बिहेवियर से, होता क्या है कि घरों में माता पिता ये चाहते हैं कि बता के बच्चे को मॉरल सिखाना चाहते हैं और खुद जो है अपना जो रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जो जो करके दिखाते हैं, वो उनका कुछ उससे अलग होता है। पिताजी बेटे को बोलते हैं कि बेटा शराब मत पीना और खुद जाके जो है पार्टी में ड्रिंक करके आते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि पिताजी ड्रिंक करके आ रहे हैं। ऐसे में आप सोचो कि आपके 10 बार कहने से कि शराब पीना बुरा है, बच्चा शराब पीना बंद नहीं करेगा या शुरू कर देगा, मतलब वो शराब को बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप खुद अपना मॉडल प्रस्तुत करेंगे, आप जानता है, बेटा जानता है कि पिताजी शराब नहीं पीते हैं, तो वो बेटा शराब पिएगा नहीं, आपकी इस बात को मान लेगा। अब जो दौर है, नॉलेज का ट्रांसफ़र बड़ा फास्ट हुआ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग फास्ट हुई है। तो ऐसे में मेरा बार बार कहना रहता है कि पेरेंटिंग को हमें एथिकल लेवल पे ले जाना होगा।
इथिकल चीज़ों को पेरेंटिंग में शामिल करना होगा, और वही कि सिर्फ कहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा अब आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, तो हमें पेश भी करना होगा अपना मॉडल भी, हमें आपको अपना अपना एक उदाहरण पेश करना होगा, आपको उदाहरण दिखाना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं मानता हूँ। आपने कहा कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, आप अगर 4 बजे उठते हैं तो आप बच्चे को कह सकते हैं 4 बजे उठेंगे। जब आप 4 बजे उठेंगे, बच्चा आपको 4 बजे उठते देखेगा तो आपके 4 बजे उठने वाली बात को सही मान लेगा। लेकिन अगर आप 8 बजे उठेंगे और उसको बोलेंगे 4 बजे उठना सही होता है, तो वो आपकी बात को सही नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात सेट नहीं होगी। तो ये स्थितियां हैं जिनमें हमें काम करना है, और नेचुरली टफ चैलेंज है ये। नशे की प्रवृत्तियां काफ़ी दिक्कत वाली हैं इस समय, लेकिन भारत ने हर कुछ करके दिखाया है, और भारत ये भी करके दिखाएगा, हम सब मिलके जब प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखना, जैसे कि इन्फॉर्मर एजेंसी के नाम पे उस तरफ देखें आप, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है जो स्मगलिंग्स की और जो स्थितियां आती थी। लेकिन अभी जो लोकल प्रोडक्शन है, जो लोग डिफरेंट वेज में नशा निकाल रहे हैं, उसको नशा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमें सप्लाई साइड को कंट्रोल करना होगा। सप्लाई साइड कंट्रोल होगी समाज से, समाज में हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो उसकी डिमांड साइड कंट्रोल करनी होगी। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो डिमांड नेचुरली कम हो जाएगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आजकल का युवा जो है वो ये जानना चाहता है, वो अपने करियर को लेकर है कि मैं कौन सी फील्ड पे जाना चाहता है। वो लगातार उसके मन में संशय बना रहता है कि आखिर मैं कौन सी फील्ड लूँ। तो उसको लेकर किस तरह से वो अपनी दिशा तय कर सकता है सर? उसको लेके आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि वो किस तरह अपनी जो सोच है, जिस करियर में वो जाना चाहता है, जिस फील्ड में वो अपना भविष्य बनाना चाहता है, उसमें वो किस तरह अग्रसर हो, कैसे वो आगे बढ़े और क्या सोच के साथ वो आगे बढ़े उसमें? निश्चित ही इसमें युवाओं को जो है, जैसा कि मैंने पहले अपन ने बात करी थी, पहले प्रश्न में भी अपन ने बात ये करी थी कि हम सब मिलके तय करें कि वो किस चीज़ के लिए बना है, कहाँ उसका माइंड सेट, कहाँ उसका ब्रेन सेट जो है काम कर रहा है, ब्रेन का स्किल सेट किस तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और किस तरफ वो किस स्किल सेट की तरफ वो जा सकता है। ये बात हमें बतानी होगी। और ये अगर युवा कोई सोच रहा है, जैसे उसको पढ़ाई कर रहा है, उसको उसको लग रहा है, जब वो देखता है कि वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है, जूलॉजी बॉटनी पढ़ता है, सोशल साइंस भी पढ़ता है। 10th तक आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि 10th में वो सिलेक्ट कर ले कि किस दिशा में उसकी रुचि है, किस दिशा में उसका जो है पेनिट्रेशन आसानी से होगा। और सेटअप ये पूरे एजुकेशन के इसलिए बनाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक इसलिए हो जाती है कि या तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, या वो खुद सोशल स्टैक के रूप में वो जानता है कि अगर हम सोशल ह्यूमनिटीज़ में जाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो ह्यूमनिटीज़ पढ़ने वाला है। हमने एक समाज में स्तर बना रखा है कि साइंस पढ़ने वाला अच्छा होता है, इंजीनियरिंग करने वाला बहुत अच्छा होता है, मेडिकल पढ़ने वाला और अच्छा होता है। ये चीज़ें जो स्टैग्स हैं जो हमने बना रखे हैं, और ये फैमिली के द्वारा उसको बार बार दिए जाते हैं। फैमिली में जब बातें होती हैं तो पेरेंट बोलते हैं उनका बच्चा आईआईटी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, इनका बच्चा ह्यूमनिटीज़ पढ़ रहा है, बुरी बात है। इस टाइप की जब जो स्टैग्स उसके मन में आते हैं तो वो मन डर जाता है, उसके मन में एक साइकोलॉजिकल फियर बढ़ जाता है कि यार मैं अगर खुश ह्यूमनिटीज़ की बात करूँगा, मैं लॉ की बात करूँगा, मैं कॉमर्स की बात करूँगा, तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि ये कुछ दूसरे स्तर की पढ़ाई कर रहा है, ये प्रथम स्तर पे नहीं है, या इसका स्तर खराब है। ये चीज़ें निकालनी होगी मन से। अब दौर स्किल का आप देखो कि कितने डीप और कितने माइन्यूट स्किल्स में लोग काम कर रहे हैं। म्यूज़िक में भी, म्यूज़िक की इंजीनियरिंग में लोग पढ़ के बड़ा बड़ा कैरियर बना रहे हैं। शेप जो होते हैं, कुकिंग में एक छोटा सा स्किल पकड़ के उसमें उसकी भी ब्रांचेस, कई ब्रांचेस में से एक ब्रांच, उस ब्रांचेस में से एक ब्रांच को पकड़ के लोग कैरियर बना रहे हैं, बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो अब वो दौर नहीं रह गया है कि हम वो सेटअप में लाएं कि आदमी को साइंस ही पढ़नी है, कि ये जो उसको अच्छा लगता है, अगर उसका ब्रेन इंजीनियरिंग का है, उसका ब्रेन मैकेनिकल है, तो हम उस तरफ उसको ले जाएं। अगर उसका ब्रेन ह्यूमनिटीज़ का, उस तरफ ले जाएं। जो भी है बच्चे को उस तरफ ले जाने के लिए हमें एक माहौल देना होगा, और जो युवा हैं उनको भी अपने आप को पहचानना होगा, अपना अंतः जो आत्मावलोकन, आत्म विश्लेषण करना होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे पूरे सेटअप में नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अभी आत्म विश्लेषण की बात आई, आत्मविश्लेषण करना कई बार बड़ी उम्र तक लोग नहीं सीख पाते, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि उनकी उनकी खुद की स्थिति में वो क्या है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। अपने आप को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझना तो बड़ी बात होती है, कि अपने आप को समझना हमारे जो जो हमारा जो मेडिटेशन है, या जो हमारा पूरा एक सेटअप है हमारे संस्कारों का, उसमें तो बड़ी बात है, उसको ब्रॉड में नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में हम जान चाहें कि व्यक्ति अपने आप को समझे। युवा जो है एक बार 1 घंटे बैठ
के मन में सोचे तो सही कि वो आखिरकार किस दिशा में उसका ब्रेन काम करता है। उसको कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, कि उसको धार्मिक साहित्य अच्छा लगता है, कि वो पूजा करना अच्छा लगता है, कि उसको मैकेनिकल इंजीनियर की बातें अच्छी लगती हैं, क्या उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट आता है। एक बार आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद अपने आप को कहाँ सेट पाता है उसके लिए आगे बढ़े। हम सब उसका सहयोग करें। पूरी जो मिशनरी है हमारी समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की, दोस्तों यारों की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, वो सब मिलकर काम करें तो बेहतर विकल्प पर पहुंच सकता है। और इनोवेशन जो है एक बहुत बड़ा हथियार है करियर का। इनोवेशन की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर सर ने जिस तरह के सवालों के जवाब दिए हैं, देश का युवा या मध्य प्रदेश जो भी ये शो देख रहे होंगे, इस एपिसोड को देख रहे होंगे, उन युवाओं के तमाम सवाल जो उनके जहन में चल रहे होंगे उसके सब के जवाब मिल चुके होंगे। आज हमारे साथ थे अभिप्रेरणा एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत चौबे सर, जिन्होंने युवाओं की सोच को लेकर, युवाओं किस तरह सोचते हैं, क्या उन्हें अभी वर्तमान में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की उन्हें करियर को लेकर उनकी सोच अभी बनी हुई है। निश्चित तौर पर यह पेंडेमिक का दौर था, इसमें कहीं ना कहीं युवाओं के मन में तमाम सवाल आए, उनके प्रभावित भी हुए हैं वो। ऐसे में ये सर द्वारा दिया गया उनको लगातार जितने भी उनके सवालों के जवाब उनको मिल चुके होंगे। निश्चित तौर पर हमारा खबर मध्य प्रदेश का यही प्रयास रहता है कि तमाम जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो, उनके द्वारा जो मन में सवाल चल रहे हैं उनके जवाब उन्हें मिल सकें। निश्चित तौर पर लगातार हमारा प्रयास आप युवाओं के लिए रहेगा और आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।